हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रीडम स्ट्रगल की सीरीज में हम 1857 के विद्रोह का अध्ययन कर रहे हैं और आज के सेगमेंट में हम 1857 के विद्रोह के कारणों की समीक्षा करेंगे। दोस्तों, 1857 का विद्रोह वस्तुतः राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक कारणों का एक जटिल मिश्रण था। इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार लंबे काल से चली आ रही अंग्रेजों की विस्तारवादी एवं आर्थिक नीतियां रहीं, जिसके कारण लगभग समाज का हर वर्ग जैसे शिल्पकार, दस्तकार, किसान, मजदूर, जमींदार को न केवल प्रभावित किया अपितु असंतोष की भावना भी क्रमिक रूप से सृजित होता चला गया। इसके अलावा अंग्रेजों द्वारा मुगलों, पेशवा एवं अवध जैसे नवाबों के प्रति अपमानजनक व्यवहार एवं उसके अधिकारों के हनन को आम जनता धीरे धीरे अपने व्यक्तिगत अपमान से जोड़ने लगी। इस तरह बदलती हुई परिस्थितियों में तदुगीन समाज निराशा, दुख, अवसाद, कुंठा जैसे भावों के साए में जीने के लिए मजबूर हो गई। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर समाज में व्याप्त नकारात्मक भावों एवं आम जीवन की उजरती जिंदगी को कलमबद्ध करने का प्रयास किया है। कहते हैं, लगता नहीं दिल मेरा उजरे दियार में, इसमें किसकी बनी है आलमे नपायदार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जाके बसे, इसकी जगह कहां है दिल दागदार में। रही सही कसर भारतीय समाज में लाए गए सामाजिक एवं धार्मिक बदलाव ने कर दिया। अचानक से आए इन बदलावों ने लंबे काल से चली आ रही पारंपरिक मान्यताओं को ही चुनौती दे दी और इस तरह समाज का एक बहुत बड़ा सा वर्ग असंतुष्ट हो गया। इस तरह समाज में व्याप्त धीरे धीरे क्रोध, लाचारी, गरीबी, बेबसी की भावनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में न केवल ट्रांसफर होती चली गई अपितु परत दर परत जमा भी होती चली गई, जिसे तत्कालीन एनफील्ड राइफल के कॉर्टेज विवाद ने चिंगारी दे दी और कालांतर में आंदोलन के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। तो चलिए दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम 1857 के विद्रोह के कारणों को समझते हैं। आइए दोस्तों, अब सबसे पहले 1857 के विद्रोह के कारणों की समीक्षा करते हैं। ये 5 कारण हम बताए हैं: राजनीतिक कारण, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और तत्कालीन कारण। देखिए, पूरे तथ्य को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नया क्वेश्चन पैटर्न आपको कथन और निष्कर्ष वाला मिलेगा और उसका जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आप पूरी विषय वस्तु को समझे रहेंगे। और दूसरा, अगर विषय वस्तु पूरा समझे रहते हैं तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे बारीकी से समझें। देखिए, राजनीतिक कारण को भी हम 2 भाग में बांटे हैं। आपको सहूलियत, पढ़ाई की सहूलियत के लिए इसको हम 2 भाग में बांट दिए हैं, एक विस्तारवाद और एक अपमानजनक व्यवहार, कि किन किन राजाओं के साथ इन्होंने अपमानजनक व्यवहार किया, और विस्तारवाद में कि कैसे फैलाया जिसके कारण यहाँ पर असंतुष्ट हो गया। कारण में देखिए, कारण का मूल हमको ये जानना है कि किस तरह समाज का एक पूरा का पूरा वर्ग यहाँ पर असंतुष्ट होता चला गया। उसमें देखिए, वेलेस्ली का सहायक संधि, वेलेस्ली गवर्नर जनरल बन के आए 1798 से 1805। ये यहाँ पे एक अनिवार्य नीति के रूप में पॉलिसी बनाए कि यहाँ राजा को दबाव डाल के या कह सकते ये थोपी गई ही पॉलिसी थी, जिसमें राजा, यहाँ के भारतीय राजा को ब्रिटिश रेजिमेंट और सैन्य खर्च के बदले, जो ब्रिटिश सैन्य होगा उसके बदले अपनी प्रभुसत्ता और स्वतंत्रता पूरी की पूरी तरह गिरवी रख देनी होती थी। तो इस तरह वेलेस्ली अब पूरा का पूरा भारत में सेना को भी फैला दिया और यहाँ का खर्चा यहाँ के राज दरबार को देने के लिए मजबूर कर दिया। तो अब देखिए, जो सहायक संधि जो राजा किया, उसके दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना जरूरी हो गया। इसका भी खर्च दे रहा है सरकार, राज दरबार। और सैन्य खर्च, ब्रिटिश सेना है, उसका संचालन की जिम्मेदारी ब्रिटेन के पास है, लेकिन उसका सारा का सारा खर्च अब वहां यहाँ के राज दरबार दे रहे हैं। तो इस तरह देखिए, करों का बोझ बढ़ गया। ये खर्च कैसे चलेगा? तो इसके लिए क्या हुआ कि किसान, मजदूर, दस्तकार पर करों का बोझ बढ़ा दिया गया, करों का बोझ बढ़ गया। इसके कारण देखिए, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग असंतुष्ट हो गया, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग असंतुष्ट हो गया। अब देखिए, इसमें कौन कौन संधि किए थे, ये परीक्षा में पूछता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए। देखिए, सबसे पहले 1798 में हैदराबाद के निजाम के साथ किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए आप अच्छा से इसको नोट्स में लिखें। क्रम से नोट्स आप बनाते चले, हमने तो जहां जगह रहता है हम बना रहे हैं, लेकिन आप क्रम से बनाए, क्रमिक रूप से नोट्स को बनाए। 1798 में पहला था। इसके बाद देखिए मैसूर, मैसूर के बाद तंजौर, तंजौर के बाद अवध। ये क्रम से लिखें, आपको कभी कभी क्रम सजाने के लिए दे देगा। अवध, अवध के बाद पेशवा, पेशवा के बाद भोसले, भोसले के बाद सिंधिया।
ये क्रम है और ये इसी क्रम में आप लिखेंगे नोट्स में। देखिए 1798, ये 1799 में, ये दोनों मैसूर और तंजौर। अवध अगर याद है 1801, तो ये पूरा का पूरा क्रम याद हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद क्रम ही चलता है 1802, 1803, 1804, ये क्रम आपको मिल जाएगा। अगर क्रम सजाने देगा तो यही जो 7 नाम बताए हैं यही क्रम रहेगा। लेकिन कुछ कुछ छोटे राजाओं के साथ भी क्या गया, उन छोटे राजाओं को भी नाम जान लें, क्योंकि कभी कभी विकल्प में दे देता है कि इनके साथ सहायक संधि हुई थी, तो उसका भी आप नाम लिख लें। छोटे राजा का जयपुर है, जोधपुर है, भरतपुर है, बूंदी है, ये सब भी नाम आप या लिख लें नोट्स में। इसके साथ ही सहायक संधि, ये छोटे छोटे रास्ता क्रम सजाने के लिए जब देगा तो उसमें ये नाम नहीं रहेगा, तब आपको यही नाम रहेगा। और पहला तो अवश्य याद रखें। अब आए सेकेंड, डलहौजी की हरप्लिक, इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। इसमें यह नीति इन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने बनाया कि यहां के जो राजा जिन्हें प्राकृतिक रूप से जैविक उत्तराधिकारी नहीं है, उनके राज को विलय कर दिया जाएगा। इसके पहले क्या हो रहा था कि अगर मान लीजिए किसी राजा को अपना बच्चा नहीं है तो गोद ले लेता था, और गोद लेने के बाद उसे उत्तराधिकारी घोषित कर देता था। लेकिन इस प्रथा को डलहौजी ने बैन कर दिया, बंद कर दिया। तो इस तरह भी बहुत सारे राज को विलय कर दिया। यहां भी नागरिकों में भी, प्रजा में भी और राजाओं में भी और संतोष की भावना प्रस्फुटित हुई। इसमें देखिए कि कौन कौन थे, ये भी आपको परीक्षा में पूछता है। सबसे पहला था सतारा, जोधपुर, संभलपुर, यह भी क्रम से लिखे आप, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। पहला सतारा 1848 में, जोधपुर और संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में। एक क्रम भी आप याद रख लें, सेकंड डॉक्ट्रिन। यहां पर एक क्वेश्चन याद रखिएगा, अवध को भी डलहौजी ने मिलाया था, लेकिन वो इस नीति के तहत नहीं था, वो कुशासन की में था। इसलिए वो क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है, और इसी में आपको कभी याद नहीं तो विकल्प दे देगा कि इस नीति के तहत किसको किसको शामिल किया गया था। उसमें अवध का भी नाम दे देगा, लेकिन अवध नहीं लगाना। अवध कुशासन के तहत हुआ था। जब हम अवध पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। ये आपका हो गया विस्तारवाद वाली पॉलिसी, कि विस्तारवाद के तहत इन राज्यों को लिया गया। इसके कारण ये राज्य का आम जनता या राज दरबार या कहिए कि ये असंतुष्ट हो गया, जो कि विद्रोह का एक कारण बना। अब देखिए अपमानजनक व्यवहार के कारण क्या सब हुआ। सबसे पहले मुगल में आते हैं। मुगल सैन्य रूप से अवश्य कमजोर हो गए थे, लेकिन जनता में इनका काफी ज्यादा सम्मान था। ये भेंट लेते थे, दरबार लगाते थे, नजर लेते थे, खिल्लत करते थे, सिक्के पर इनका अपना नाम होता था। तो इनका सैन्य रूप से तो कमजोर हो गए थे, लेकिन बहुत ज्यादा सम्मान था प्रजा के बीच भी। तो इसमें भी इसके बहुत सारे अधिकारों को कटौती किया गया, और बाद में जनता को ये लगा, लोगों को ये लगा कि इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है, अपमानजनक व्यवहार हो रहा है। और धीरे धीरे इनका अपमानजनक व्यवहार राजाओं के प्रति को लोग अपने साथ जोड़ने लगे कि हमारा इसके साथ साथ हमारा भी अपमान हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात थी। इसमें देखिए 3-4 चीज को आई। पहला था एक खिल्लत देना, नजर लेना और दरबार लगाना। ये सब काम इंपॉर्टेंट था। इस पर धीरे धीरे प्रतिबंध लगा दिया गया। खिल्लत देखिए एक अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है, ये एक अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है रेशमी वस्त्र पहनाना या उपहार के रूप में देना। तो राजा जो था, मुगल राजा, वो रेशमी वस्त्र पहना के सम्मान करते थे, और वो भी जिसको मिलता था वो भी समाज में काफी उसकी इज्जत बढ़ जाती थी, बड़े गर्व से दिखाते थे कि हमें खिल्लत मिला है राजा की तरफ से। तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नजर लेना, आप जैसे कि बंगाल का सूबेदार अलवर्दी खां था, 2 करोड़ रुपया नजराना दिया था, तो इस पर भी अंग्रेज सरकार ने बैन कर दिया। दरबार लगाना तो सबसे इंपॉर्टेंट था, और इससे काफी इज्जत का काम माना जाता था
इस पर भी धीरे धीरे प्रतिबंध लगाते चला गया अंग्रेज सरकार। इसके कारण यहाँ पर अपमानजनक व्यवहार के कारण लोगों में काफी क्रोध और गुस्सा पैदा होते चला गया। दूसरा देखिए, एक और पॉइंट इसमें लिखते चलिए, तो दूसरा पॉइंट देखिए, लॉर्ड डलहौजी क्या किया। लॉर्ड डलहौजी, आप नाम भी साथ साथ लिखते चले, सिक्का पर बादशाह का जो नाम था वो हटवा दिया। सिक्का पर बादशाह का नाम को हटवा दिया। आप अच्छे से पूरी लाइन लिख लें, सिक्का पर बादशाह का नाम को हटवा दिया। दूसरा डलहौजी ने क्या किया, इन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर को कि आप रेड फोर्ट यानी लाल किला से हट के कुतुब मीनार में रहने चले जाएं। कुतुब मीनार के पास रेड फोर्ट खाली करने के लिए दे दीजिए, खाली करने के लिए बोला गया रेड फोर्ट को। तो ये भी अपमानजनक व्यवहार में रहा। तीसरा एक और पॉइंट लिखिए कैनिंग के बारे में। लॉर्ड कैनिंग जो है, यहां पर हम लिख देते हैं लॉर्ड कैनिंग क्या किए। आप क्रमवार ढंग से नोट्स में लिखते चलिएगा दोस्तों। तीसरा पॉइंट हम बता रहे हैं कैनिंग का। कैनिंग ने बादशाह पद को ही समाप्त करवा दिया, बादशाह पोस्ट ही समाप्त कर दिया। ये आपको क्वेश्चन जैसे डाल सकता है, बादशाह पोस्ट किस वायसराय ने खत्म किया? कैनिंग ने बादशाह पोस्ट हटा दिया और कहा कि आप उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते बहादुर शाह जफर को, आप लास्ट होंगे, उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते हैं। घोषित नहीं कर सकते हैं। तो ये अपमानजनक व्यवहार मुगल का रहा, इससे जनता में काफी रोष उत्पन्न हो गया। अब दोस्तों अवध, पेशवा और जमींदार है, ये 3 पॉइंट है, इसके बारे में बताते हैं। जगह नहीं है, इसको मिटा देते हैं, तब अवध के बारे में बात करेंगे। आइए दोस्तों, हम राजनीतिक कारण का दूसरा पॉइंट अपमानजनक व्यवहार में मुगल को पढ़ लिए, अब अवध पढ़ रहे हैं। अवध देखिए, अवध में उस वक्त लखनऊ, आज का जो लखनऊ और कानपुर है वो भी जुड़ा हुआ था। आप गौर कीजिएगा, हम सहायक संधि में बताए थे कि 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली अवध के साथ संधि कर लिया था। इसके बावजूद भी लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कुशासन के तहत शामिल कर लिया, इसको मिला लिया कुशासन के तहत। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछता है, इसलिए आप इसे लिखें। कुशासन के तहत डलहौजी ने किया था। और ये माना कि यहाँ पर जो है ना, ये वाजिद अली शाह तभी यहाँ के नवाब थे, और कहा गया कि ये काफी विलासी हो गया है और प्रजा पर ध्यान नहीं देते हैं, और ये बहाना लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने इसको विलय कर लिया था। ये यहाँ पर याद रखिएगा कि ये प्रथम आपको कमिश्नरी क्षेत्र इसको बनाया गया था। ये फर्स्ट सेगमेंट पे हम बता भी चुके हैं कि वह कौन सा क्षेत्र था जो प्रथम कमिश्नरी क्षेत्र बना या सीधे केंद्र द्वारा शासित राज्य बना, जो आज का यूनियन टेरिटरी के बराबर है। तो याद रखिएगा, ये पहला अवध ही था और इसका हेड बनाया गया था हेनरी लॉरेंस को। याद कीजिए, फर्स्ट आप सेगमेंट पे नहीं होता है तो वीडियो को फिर से आप देखिएगा। हेनरी लॉरेंस बताए थे, इसका फर्स्ट ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया था, फर्स्ट कमिश्नर बनाया गया था, ICS अधिकारी थे। इसी के भाई हुए सर जॉन लॉरेंस, जिन्होंने बताया कि 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह बोला था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वहां पर भी हम लिखा चुके हैं, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। ये फर्स्ट रेजिडेंट थे वहां के, कि इसके बारे में आप लिख लें कि ये प्रथम कमिश्नरी क्षेत्र बनाया गया। या आप ऐसे भी लिखें कि केंद्र द्वारा डायरेक्ट प्रशासित राज्य अवध रहा। आज का यूनियन टेरिटरी समझिए, डायरेक्ट प्रत्यक्ष तौर पर प्रशासित राज्य ये अवध था। इसका हेड पहला हेनरी लॉरेंस। तो कुशासन के तहत शामिल किया गया था। अब देखिए, उस वक्त भारतीय सेना में सबसे अधिक अवध के ही थे। तो इस कारण यहाँ की जनता को भी लगा कि हमारे राजा के साथ, हमारे नवाब के साथ बहुत गलत हुआ है, और इस कारण भी भारतीय सेना में अंदरूनी रूप से वे नाराज हो गए। देखिए, असंतोष का जो वर्ग है वो देखिए कैसे बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह से भारतीय सेना भी नाराज हो गया, भारतीय सेना भी, क्योंकि इसमें अवध का ही ज्यादा था उस वक्त। यहाँ का तभी का नवाब जो बताया वाजिद अली शाह था, उसके बारे में उसकी कुछ जीवनी को आप समझे ऐसे। इसके बारे में प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी है, शतरंज के खिलाड़ी, इसी पर आधारित है। और उस कहानी का मर्म यह है कि
वाजिद अली शाह ने जो सामाजिक कर्तव्य होता है उसको प्राथमिकता ना देकर व्यक्तिगत रुचि को ज्यादा अनुभव दिया है। उस कहानी का मर्म यही है। तो और उस पर सत्यजीत राय ने 1977 में एक फिल्म भी बना चुके हैं। सत्यजीत राय की फिल्म है शतरंज के खिलाड़ी। लेकिन वाजिद अली शाह का एक दूसरा भी चरित्र है जो उभर कर बहुत कम सामने आया है और हम चाहते हैं कि उस चरित्र को भी आप समझें, क्योंकि उससे कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं उस चरित्र से। तो उस चरित्र को अभी आप समझें। वाजिद अली शाह का रुचि नृत्य गायन में लगातार रहा और आप देखिए उस 1822 में इनका जन्म हुआ था वाजिद अली शाह का। ये देखिए ठुमरी जो संगीत विधा है ठुमरी, उसका ये जन्मदाता है वाजिद अली शाह। आप यहां पर लिख लें वाजिद अली शाह के बारे में बता रहे हैं। वाजिद अली शाह ठुमरी के जन्मदाता। यहां यह भी आप थोड़ा जानकारी रख लें कि ठुमरी जो है वो कथक नृत्य के साथ गाया जाता है। जानकारी के लिए आप लिख लें, ये कथक नृत्य के साथ गाया जाता है। ठुमरी ये अख्तर पिया लिख लें, ये काफी चर्चित नाम है। अख्तर पिया के नाम से ये रचते थे। अख्तर पिया ये इंपॉर्टेंट है। अख्तर पिया के नाम से रचते थे। आपको क्वेश्चन दे देगा। इनका एक चर्चित ठुमरी है बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, आंगन तो पर्वत भयो, डेरी भयो विदेश, ले बाबुल घर आपनो, मैं चली पिया की देश। तो इसका पहला लाइन आप लिख लें, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, नैहर छूटो जाए। आपको पूछ सकता है कि इसके रचनाकार कौन है छूटो जाए, तो वाजिद अली शाह थे। बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, आंगन तो पर्वत भयो, डेरी भयो विदेश, ले बाबुल घर आपनो, मैं चली पिया के देश। ये वाजिद अली शाह को अंग्रेज जब शामिल कर लिया अवध को, इसके बाद इसको कलकत्ता निर्वासित किया गया था। तो वही निर्वासन के वक्त, कलकत्ता निर्वासन के वक्त इन्होंने इसकी रचना की थी अख्तर पिया ने। जैसे कि दुल्हन जब ससुराल पहली बार जाती है तो उसका जो एक मर्म है या जो दर्द भरी दास्तान है, उसके साथ अपने कलकत्ता निर्वासन को इसने संयोजन किया था। तो बहुत चर्चित है ये गाना भी, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए। इस पर 2-3 आपको फिल्म में इस गाना को रखा गया है। सबसे पहले 1938 में स्ट्रीट सिंगर फिल्म आई थी, उसमें कुंदन लाल सहगल इसको गाए हैं। बाद में 1973 में एक फिल्म आई आविष्कार, जिसमें जगजीत सिंह और चित्रा सिंह गाए, आवाज दिए। और तीसरा हाल में 2017 में अभिजीत सिंह भी इसको गाए हैं। फिल्म है पूर्णा क्रेज हैज द, इस टाइप का है नाम, अभिजीत सिंह का 2017 की है। तो इस पर फिल्म में भी ये गाना आया है, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए। इसके अलावा देखिए वाजिद अली शाह का ये रास लीला को नाटकीय रूप दिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है रासलीला को नाटकीय रूप किसने दिए थे। और इतना ही नहीं, वाजिद अली शाह इसमें कृष्ण की भूमिका स्वयं निभाते थे। यह भी आप लिख लें, इसमें कृष्ण की भूमिका स्वयं निभाते थे, भूमिका कृष्ण की भूमिका स्वयं निभाते थे रासलीला। इतना ही नहीं, अपने दरबार में होली को उत्सव भी करते थे। ये होली को उत्सव भी करते थे। और जाने इसके बारे में, वाजिद अली शाह के बारे में, गुलाबो सिताबो लिख लें यहां पर, गुलाबो सिताबो। ये पहले से चले आ रही थी। गुलाबो सिताबो परंपरा ये हुई कि दो महिलाएं हैं जो नोक झोंक कर रही हैं, उसी पर है गुलाबो सिताबो। लेकिन इसको कठपुतली शैली में वाजिद अली शाह बनाए थे। तो आपको क्वेश्चन ये डाल सकता है, गुलाबो सिताबो को कठपुतली शैली किसने लाया? तो वाजिद अली शाह। इसको आप ऐसे लिखें, गुलाबो सिताबो की कठपुतली शैली वाजिद अली शाह ही लाया है। इस पर एक फिल्म भी बनी है 1920 में,
अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना है। मिर्जा का रोल किया है अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना बांके का। उसमें ये दिखाया गया है कि इसमें है कि दो विरोधी चरित्र को दर्शाना है। गुलाब सिताबो भी हुए, दो विरोधी महिलाएं हैं, एक दूसरे से विचार नहीं खाती हैं तो नोकझोंक करती हैं, तो उसी के आधार पर है गुलाब सिताबो। ये सुजीत सरकार निर्देशन किए हैं उस फिल्म का। और उसमें है क्या कि जो अमिताभ बच्चन जो किरदार निभाए हैं मिर्जा का, वो उसका एक पुराना हवेली है, वो उसको बेचना चाहते हैं, लेकिन जो उसमें किराएदार बांके के रूप में रहते हैं आयुष्मान खुराना, वो उसको बेचना नहीं चाहते हैं। तो उसी पर एक कॉमेडियन फिल्म है 1920 में बनी है गुलाब सिताबो। कठपुतली शैली लेकर आए थे वाजिद अली शाह इसका, गुलाब सिताबो का। और इतना ही नहीं, कलकत्ता में जब इनको निर्वासन किया गया तो मेटिया बुर्ज में इसको रखा गया था। मेटिया बुर्ज कलकत्ता नहीं है, उसको भी ये बिल्कुल कला केंद्र बना दिया। तो मेटिया बुर्ज में ही इसकी मकबरा है, वहां पर कलकत्ता के पास मेटिया बुर्ज में, याद रखिएगा, वहीं पर मकबरा है। इमाम बाड़ा है, वहीं पर मकबरा है। तो ये वाजिद अली शाह के बारे में हम अलग से बताना चाहें कि ये इनका वाजिद अली शाह का ये एक ऐसा चरित्र है जो कमतर आया है, क्योंकि बिलासी वाला ज्यादा आ गया है। और लेकिन इस पर क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम इसको बताना यहाँ अलग से समझें। तो ये समझिए कि अवध किस तरह से अवध की जनता कैसे असंतुष्ट हो गई थी, उसको भी आप समझे यहाँ पर। और तीसरा है पेशवा। मुगल, अपन व्यवहार में 4 बताए थे, मुगल तो पढ़ाएंगे, अवध हो गया, और तीसरा आइए पेशवा के बारे में। देखिए पेशवा आंग्ल मराठा युद्ध 3 हुआ है, तो लास्ट जो हुआ था 1817-18 में, आंग्ल मराठा युद्ध। दरअसल हम ये कोर्स 1857 से शुरू किए, इसलिए पीछे का कुछ भाग रह गया है। ये सेगमेंट जब हम खत्म करेंगे तो फिर हम जब बैक पढ़ाएंगे तो हम इसको अच्छा से बताएंगे। आंग्ल मराठा युद्ध 1830 वाला तृतीय 1817-18 में समाप्त हुआ। इसमें पेशवा हार जाते हैं, तब पेशवा को 8 लाख वार्षिकी पेंशन देकर, याद रखिएगा 8 लाख वार्षिकी पेंशन देकर यहां से बहुत दूर कानपुर के बिठोवा के पास रहने के लिए मजबूर कर दिया। ये जगह लिख लें, कानपुर का बिठोवा, ताकि यहां की जनता से महाराष्ट्र में, देखिए महाराष्ट्र से कितना दूर है कानपुर, वहां पर भेजा गया ताकि यहां की जनता से इनका लगाव नहीं रहे, बिलगाव वाली भूमिका में रह जाए। वहां पर 1853 में बाजीराव दुर्ती की मृत्यु हो जाती है। 1800 यहां पर लिख देते हैं, आप नोट्स के क्रम से लिखे दोस्तों, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बाजीराव दुर्ती की मृत्यु हो जाती है 1853 में। इसके बाद इनके दत्तक पुत्र थे धोंधू पंत, जिसको नाना साहब बोलते हैं। आप दोनों नाम याद रख लें, क्योंकि आपको कभी कभी ये भी क्वेश्चन देता है नाना साहब का असली नाम क्या था। तो धोंधू पंत इनका असली नाम था, और नाना साहब भी नाम रखे थे बाद में नाना साहब। ये अंग्रेज के पास आए कि हमें भी पेंशन दिया जाए, तो लेकिन उनको पेंशन देने से मना कर दिया। तब नाना साहब ने कानपुर की जनता के साथ मिलकर 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। ये नाना साहब आएंगे तो कानपुर जब अध्ययन करेंगे तो बताएंगे। तो इस तरह से यहां भी एक नाराजगी हो गई। अब आए चौथा जमींदार। देखिए 1700 जमींदार, हाँ, अभी हम आर्थिक कानून में आएंगे, वहां पर भू राजस्व व्यवस्था पढ़ाएंगे। जब जमींदारी प्रथा लागू की गई 1793 में, अस्थायी बंदोबस्त, तो एक शुभेच्छु वर्ग तैयार हो गया जमींदार का, और यह माना गया कि यह वर्ग हमेशा अंग्रेज का साथ देगा। लेकिन साथ साथ जमींदार को यह लगान नहीं देना पड़ता था। लेकिन बाद में इसके लिए एक इनाम कमीशन बिठाया गया। इस कमीशन का नाम पूछता है, आप लिख लें, इनाम कमीशन। और इसने मजबूर कर दिया जमींदार को, 20,000 जमींदार की जागीर जब्त कर ली गई, 20,000 की जागीर जब्त कर ली गई, और इन्हें मजबूर किया गया कि आप लगान दें। इस कारण इतना बड़ा वर्ग, 20,000 तो नाराज हुआ ही हुआ, इसके साथ साथ इसके और भी जमींदार, जिसके यह भय हो गया कि हमारा भी जागीर छीना जा सकता है, वो भी असंतुष्ट हो गया। इस तरह देखिए जमींदार का भी बहुत बड़ा वर्ग असंतुष्ट हो जाता है, और जिसने सक्रिय भाग। यहां पर बताएं मूल कारण हमको असंतुष्टि जानना कि कैसे असंतुष्ट हो रहा है। तो आप राजनीतिक कारण समझ गए। राजनीतिक कारण का 2 पॉइंट हम बताए, विस्तारवाद और अपमानजनक व्यवहार। तो विस्तारवाद में वेलेस्ली और डलहौजी याद रखेगा, और इसमें
अपराजन व्यवहार में हम 4 पॉइंट बताए हैं, मुगल, अवध, पेशवा और जमींदार। पेशवा और जमींदार, ये 1 2 3 4। अब नेक्स्ट आर्थिक कारण बता रहे हैं। आइए दोस्तों, अब 1857 के विद्रोह में दूसरा कारण आर्थिक कारण को समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले भू राजस्व व्यवस्था को यहां समझते हैं। भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों ने 3 प्रकार से लागू की, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी और महलवारी। एक एक करके समझते हैं। अस्थायी बंदोबस्त ये हुआ कि जमीन का मालिक जमींदार को बना दिया गया, उसको ये फिक्स कर दिया गया कि इतना लगान आपको देना है, और जमींदार फिर किसान से लगान वसूल करता था। लेकिन इसमें 1 2 तथ्य यह रह गया कि अगर जमींदार तय समय पर लगान नहीं दे पाया या तो उनकी जमींदारी लेकर दूसरे जमींदार को दे दिया जाता था। तो एक जमींदार को यह डर रहता था कि हमारी जमींदारी छीनी भी जा सकती है, इसलिए वो किसानों से बहुत कड़ाई से लगान वसूल करने लगा। और दूसरा पॉइंट ये भी था कि यहां पर एक ये तय कर दिया कि 10/11 भाग अंग्रेज लेंगे और 1/11 भाग जमींदार लेंगे। लेकिन भूमि का मालिक कौन हो जाएगा? जमींदार हो जाएगा। यह लागू कब हुआ? 1793 में। करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसमें 2 नाम और हैं, 2 नाम आप लिख लें साथ में, सर जॉन सॉ और जेम्स ग्रांट। हो सकता है कभी कभी परीक्षा में और यूपीएससी का एग्जाम में ये तीनों नाम डाला गया कि इनमें से कौन कौन से अस्थायी बंदोबस्त लागू करवाने वाले अधिकारी थे। तो उसमें 1 2 3 करके इस टाइप से नाम दिया जाता है, 1 2 3 इस टाइप से, और या सभी लगाना था। तो इसलिए आप तीनों नाम याद रखें। इसमें एक नाम ये भी याद रखें यहाँ पर कि ये आइडिया लाने वाले कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो सर जॉन सॉ यही आइडिया लाए थे इस टाइप का। ये भी क्वेश्चन बनता है कि आइडिया कौन लाए थे? सर जॉन सॉ लाए थे। तो अगर यहां पर देखिए किसान अगर लगान नहीं दे पाता था जमींदार को, तो वहां भी डर था, वहां की किसान की किसानी चली जाती थी। तो यहां जमींदार भी डर रहा था और किसान भी डर रहा है यहां पर। तो इस कारण देखिए कि बाद में इसमें और कड़ाई कर दिया, एक सूरदास का नियम लागू किया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, सूरदास का नियम इस भू राजस्व व्यवस्था में लागू किया गया था। सूरदास का नियम 1 साल बाद ही लागू कर दिया गया 1794 में, क्योंकि 1 साल के बाद देखा कि बहुत जमींदार तय सीमा पर नहीं दे रहा है। तो अंग्रेज ने यह तय किया कि अमुक दिन के सूरदास के टाइम तक में अगर आपने लगान नहीं दिया तो ये आपकी जमींदारी दूसरे को दे दी जाएगी। तो ये सूरदास का नियम कहलाया। इसके कारण और भी जमींदार किसान को पूरा का पूरा समझिए सोशल सिस्टम हो गया और कड़ाई से किसान से लगान वसूल करने लगा। इसी में एक और व्यवस्था आई, पटनी व्यवस्था। ये आई, ये भी आपसे पूछ सकता है पटनी व्यवस्था क्या थी या पटनी व्यवस्था किस राजस्व व्यवस्था के लिए है। तो इसमें एक जमींदार बहुत बड़ा क्षेत्र को लिया, उसके अंदर में वो लगान वसूल करने के 2 जमींदार रख दिया नीचे में, उसके नीचे फिर वो 3-4 रख दिया। इस तरह 3-4 एक श्रेणी बन गई। जमींदारों की श्रेणी को पटनी कहते थे। आप लिख सकते हैं इसमें एक लाइन में, जमींदारों की श्रेणी, जमींदारों की उप श्रेणी। इस तरह सब जमींदार बनते चला गया, इसको पटनी व्यवस्था कहते हैं। तो इस तरह ये पूरा शोषित ही रहा है, इतना शोषित रहा है कि जब देश आजाद हुआ तो 1951 में, इसको भी आप लिख लें, 1951 में जमींदारी उन्मूलन प्रथम संविधान संशोधन आया, प्रथम संविधान संशोधन, और इसमें जमींदारी उन्मूलन व्यवस्था लागू की गई प्रथम संविधान संशोधन में। ये देखिए, ये ब्रिटिश जो जमीन था उसका 19% पे लागू किया गया। ये भी आप लिख लें, 19% पर जितना क्षेत्र था। इसमें मुख्यतः कौन सब था? तो लिखिए आप, बंगाल का अर्थ हो गया बंगाल, आज का बंगाल, उड़ीसा, असम वगैरह सब। असम नहीं, आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल था। वाराणसी क्षेत्र लिख लीजिए, वाराणसी क्षेत्र, ब्रैकेट में दे दीजिए अवध, और उत्तरी कर्नाटक में ये लागू किया गया भू राजस्व व्यवस्था, जमींदारी पर था। यहां पर देखिए एक बिचौलिया पैदा ले लिया, कौन? जमींदार, इस व्यवस्था के तहत। अब आइए दूसरा, रैयतवारी।
रैयतबारी के बारे में जाने, ये सबसे पहले कर्नल रीड लागू किया था 1792 में, 1792 में। कहां पर? तो बारामहल। बारामहल कहां है? मद्रास क्षेत्र में। और ये किससे लिया था? तो टीपू सुल्तान से। जब टीपू सुल्तान हार जाते हैं तो उसका जो क्षेत्र मिला था उसमें कर्नल रीड, नाम लिख लें या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताते हैं पूरा बात। कर्नल रीड ने लागू किया था रैयतबारी व्यवस्था। बाद में विस्तार पूर्वक 1820 में सर टॉमस मुनरो लिख लीजिए, इन्होंने लागू किया था। टॉमस मुनरो, ये लिख लें आप, बंबई प्रेसिडेंसी में था। क्षेत्र का नाम लिख लें, बंबई, असम, कुर्ग में लागू किया था। ये टोटल का आप लिख लें 51% में था। टोटल ब्रिटिश जो जमीन थी, क्षेत्र अधिकार क्षेत्र था, उसके 51% में यह व्यवस्था लागू थी। लागू करने वाले कौन थे? कर्नल रीड और टॉमस मुनरो। लेकिन अगर एक नाम रहेगा तो कर्नल रीड लगाएंगे, क्योंकि पहला वही था, बारामहल में करने वाले 1792 में। हालांकि विस्तार दिया 1820 में, 28 साल के बाद टॉमस मुनरो ने बंबई प्रेसिडेंसी, असम और कुर्ग में लागू करके। इसमें क्या था? इसमें किसानों जमीन का मालिक किसानों को बनाया गया, और लेकिन इसमें जो लगान की दर था वो 50% तक आ गया। इस कारण देखिए, किसान 50% तो लगान ही दे दिया, किसान के पास बचा क्या? 50%, इसी में इसको परिवार चलाना है, घर चलाना है, फिर इसी 50% से खेती भी करना है, तो जाहिर सी बात है कि इतना तो नहीं बचेगा। इस कारण धीरे धीरे ये ऋण लेने लगे साहूकार से। तो इस व्यवस्था में साहूकार की बिचौलिया बन गया, साहूकार। देखते चलिए, कोई भी व्यवस्था अंग्रेज ठीक से लागू नहीं हुआ। स्थायी बंदोबस्त पे कौन बिचौलिया बन गया? जमींदार। और साहूकार की उत्पत्ति कहां हो गई? रैयतबारी में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रैयतबारी व्यवस्था में कौन सा बिचौलिया उत्पन्न हुआ? तो साहूकार की उपस्थिति हो गई, क्योंकि इससे ऋण लेना था 50%। जब आप लगान दे ही दिए 50% में, फिर सारा खर्च करने के बाद फिर अगले साल खेती भी करनी है, नहीं तो किसानी चली जाएगी, फिर उस साल नहीं दे पाएंगे। तो साहूकार इससे ऋण लेना शुरू हो गया। इस कारण पूरी की पूरा तंत्र जो है किसान का, और ऋणग्रस्ता के शिकार में आ गई। ये याद रखेगा, 51% भी, साहूकार भी, और कर्नल रीड और टॉमस मुनरो। अब आइए महलवारी। महलवारी व्यवस्था 30% पर लागू की गई थी। ये मुख्यतः देखिए कहां कहां लागू की गई। आप नोट्स में एकदम क्रमवार ढंग से लिखेंगे दोस्तों, हम जहां जगह मिलता है लिख देते हैं, लेकिन आप क्रमिक रूप से लिखेंगे, बार बार हम बोल लेंगे चीज, नहीं तो फिर नोट इसका महत्व नहीं रह जाएगा। महलवारी में देखिए, पश्चिमोत्तर भारत लिखते चलिए, पश्चिमोत्तर भारत, पंजाब, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पश्चिमोत्तर भारत, पंजाब, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, यहां पर लागू हुआ महलवारी। महलवारी क्या हुआ? महल कहते हैं गांव को। इसमें किसान का जमीन का मालिक तो किसान ही रहा, लेकिन उसका हेड जो है वसूलने वाला वो एक महाल या लंबरदार को तय कर दिया गया। इसमें भी टैक्स का दर बहुत ज्यादा था, 80% रखा गया इसमें। और इसको लागू करने वाला कौन था? ये भी आप लिख लें, 1822 में इसको लागू किया गया था। हॉल्ट मैकेंजी नाम याद कर लीजिए, अधिकारी का नाम था हॉल्ट मैकेंजी। महलवारी, तो यहां भी एक बिचौलिया पैदा हो गया लंबरदार के रूप में। तो तीनों जगह बिचौलिया पैदा हो गया, पहला जमींदार, तो साहूकार, तो लंबरदार, तीनों जगह पैदा हो गया है। इस कारण किसान को किसी भी व्यवस्था में लाभ नहीं हुआ। किसान धीरे धीरे मजदूर बनता चला गया, दरिद्रता हावी हो गई, गरीबी से भी नीचे चले गए लोग, दरिद्र हो गए, और पूरा का पूरा एक किसान का जो तंत्र है भारत का, वो बिल्कुल आप समझिए असंतुष्ट हो गया। अब आइए दोस्तों, कृषि का वाणिज्यीकरण, इसको मिटा देते हैं तो वाणिज्यीकरण पर आते हैं। आइए दोस्तों, कृषि के वाणिज्यीकरण को समझते हैं। आर्थिक कारण में बुरा समझ लें, इसका दूसरा पॉइंट कृषि का वाणिज्यीकरण। इसको कृषि का नकदीकरण भी बोल सकते हैं आप। अब ब्रिटिश सरकार जो डायरेक्ट कंज्यूम जिसका नहीं होता है उसकी खेती पर जोर दिया जाने लगा, जैसे कच्चा रेशम, जूट, कपास, चाय, अफीम, सबसे चर्चित नील,
की खेती पर जोर देने लगा। नील की खेती के लिए तो 3 कठिया पद्धति को लाई। ये पूछ सकता है परीक्षा में 3 कठिया पद्धति किससे संबंधित है, ठीक से लिख ले नोट्स में। बार बार बोल रहे नोट्स अच्छा से बनाए दोस्तों, हमको जहां जगह मिलता है हम लिख देते हैं, हम बोलते भी रहते हैं इस कारण कि अगर स्पेलिंग वगैरह दिक्कत है तो आप हमारी आवाज सुनकर लिखते चले, हमारी आवाज पर ज्यादा विश्वास करें। लिखने में हो सकता है स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाए, लेकिन आप हमारी आवाज सुनकर बस लिखें। 3 कठिया पद्धति, इसमें यह था कि किसान को जितनी अपनी जमीन है उसके कुछ अनिवार्य भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है, और ये नकदी खेती करने में किसान को नगद चाहिए। नगद के लिए कहां जाएगा, तो साहूकार के पास जाएगा। इस तरह किसान ऋणग्रस्तता का शिकार होने लगा। बाद में देखा कि जब इस किसान खेती ही नहीं कर पा रहा है तो एक प्रथा भी लाया था, ये ददनी प्रथा। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है ददनी प्रथा क्या है। ददनी प्रथा क्या था कि अंग्रेज ये कहता था कि ठीक है हम आपको एडवांस दे रहे हैं, लेकिन आपको फिर उत्पाद जो प्रोडक्ट पैदा हुआ वो फिर हमारे पास ही बेचना है, तो उचित दाम फिर नहीं मिलता था। तो ददनी प्रथा भी कोई कारगर नहीं हो पाया, किसान के हित के लिए कोई कारगर नहीं हो पाया ददनी प्रथा। इसमें लिख ले थोड़ा सा, एडवांस पैसा दिया जाता था, तो ये भी व्यवस्था ठीक नहीं रहा। इस तरह से पूरा का पूरा किसान तंत्र जो है ऋणग्रस्तता का शिकार होते चला गया। इससे दोस्तों एक और पॉइंट को आप समझ जाएं कि तैयार माल का जो आप लिख रहे तीसरा पॉइंट, तैयार माल, कच्चा माल का निर्यात इसी से जुड़ा हुआ है, और तैयार माल का आयात, अब देखिए ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुका था, वहां पर जाके कच्चा माल की जरूरत थी, तो यहां से कच्चा माल नकदीकरण करके कच्चा माल भेजा जा रहा था, और वहां से तैयार माल आ रहा था। इसके कारण देखिए यहां पर बहुत सारा, जैसे जो वहां से उत्पाद आ रहा, यहां से जो जा रहा था उसमें बहुत हायर टैक्स लगा दिया गया, और जो वहां से माल आ रहा था उसमें बहुत कम न्यून टैक्स लगाया गया। आप जैसे देखिए मलमल, भारत का मलमल बहुत चर्चित था, आपको गुप्त काल से ही पढ़े होगा। मलमल पर 27% टैक्स लगाया गया, रेशमी वस्त्र पर तो 90% लगा दिया गया, 90%, सूती वस्त्र पर 71%, जबकि वहां से जो माल आ रहा था उसमें मैक्सिमम 3.5% लगाया गया था, न्यूनतम 2 से लेकर 3.5%। इस तरह यहाँ का शिल्पकार, दस्तकार, जो हस्तकर्मी है वो सब मजदूर बन गया, और पूरा का पूरा समझिए समाज का जो ये वर्ग है बिल्कुल असंतुष्ट हो गया। तो आप इस विद्रोह में के कारण में 2 कारण आप जानेंगे, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण। अब हम सामाजिक और धार्मिक कारण पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब 1857 के विद्रोह में तीसरा कारण सामाजिक कारण को समझते हैं। सामाजिक कारण में देखिए, ये आप इसको थोड़ा समझना होगा। आज भी सरकार अगर कोई कानून, प्रगतिशील कानून लाना चाहती है तो देखिएगा कि समाज का एक वर्ग जो काफी कट्टर है और इसका विरोध में उतर जाता है। तो पुराने जमाने में भी यही था। आज आपको ये लगेगा कि आदर्शवाद या प्रगतिशील कानून है, लेकिन उस वक्त जो समाज था, उस वक्त के समाज को ये लगता था कि जो हमारी जो पारंपरिक मान्यताएं हैं उसको यहाँ पर चुनौती दी गई है, उसको पीछे धकेला गया है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी समाज अचानक आए बदलाव को सहज स्वीकार नहीं करती है, क्रम लगातार आपको धीरे धीरे स्वीकार करती है। इस कारण भी देखिएगा ये प्रथा आज की युग की नजर से देखिएगा तो आपको पूरा ये लगेगा कि इसका क्यों विरोध हो रहा था, लेकिन आपको उस वक्त की सोच से आप समझिए तब आपको लगेगा कि हाँ, समाज का एक वर्ग इससे भी असंतुष्ट हो गया होगा। इसमें था जैसे सती प्रथा का अंत, हम इसीलिए इसको लिख दिए हैं कि परीक्षा में पूछता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828, दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनबरो 1843, नरबली का अंत लॉर्ड हार्डिंग 1844, विधवा विवाह, पुनर्विवाह कर सकते हैं इसको, डलहौजी 1856। ये याद रखिएगा, ये सामाजिक सुधार था।
जिसे तत्कालीन समाज जल्दी स्वीकार नहीं कर रहा था। इस कारण भी यहाँ पर जो मूल चीज हम बता रहे हैं, जो असंतुष्ट हो गया समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग असंतुष्ट हो गया। तो आप इसको उस नजर से देखें, उस जमाने की नजर से, तब आपको ये समझ में आएगा। आज की नजर से देखेंगे तब समझ में नहीं आएगा। और इसको आप नोट्स अवश्य कर लें, ये 4 कम से कम है, और मिलते जाएंगे, लिखाते जाएंगे। सती प्रथा का अंत, दास प्रथा, नरबल। अब आइए इसी में दोस्तों धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में देखिए पहला कानून आपको मिलेगा 1806 में ये कानून आया। आप लिखते चलिए और समझते भी चलिए। बार बार कह रहे हैं कि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कथन और निष्कर्ष वाला आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप पूरे विषय वस्तु को नहीं समझे हैं। 1806 में एक कानून लाया सरकार, ब्रिटिश सरकार ने। उसमें दिया गया कि जो धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है, जैसे पगड़ी, माला, टोपी, नॉर्मल टोपी, ये सब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और हैट पहनने को अनिवार्य कर दिया गया। हैट पहनने को, हैट, और उस हैट में चमड़े का तुर्रा लगा हुआ होता था। चमड़े का तुर्रा, देखिए चमड़ा जहां पर आ गया ये काफी सेंसिटिव होता है, क्योंकि ये माना गया किसी जानवर वगैरह का है। इस कारण इसमें बहुत विद्रोह हो गया। अब क्या सच्चाई था ये कहना कठिन है। ऐसा माना जाता है कि कुछ इतिहासकार बाद में बताते हैं कि टीपू सुल्तान के वंशज ने इस अफवाह को फैलाया था। सच्चाई जो भी रही हो, इसके कारण 1806 में भेलोर में सैन्य विद्रोह हुआ। और आप यहाँ पर लिख लें, भेलोर में हुआ था 1806 में सैन्य विद्रोह। और यहाँ पर आप लिख लें कि ये धर्म के नाम पर सेना में विद्रोह होने वाला पहला केस था। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सेना में, आप लिखते चले, हम बोल रहे हैं, सेना में धर्म के नाम पर विद्रोह होने वाला पहला जो है वो 1806 का भेलोर का सैन्य विद्रोह है। इसके बाद देखिए धार्मिक कानून और कौन सा आता है। एक आया धार्मिक, यहां लिख देते हैं, धार्मिक अयोग्यता कानून। लिखते चले, धार्मिक अयोग्यता कानून 1850। इसमें क्या था? अयोग्यता कानून 1850। धार्मिक अयोग्यता कानून में था कि यदि आप धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो आपको पैतृक संपत्ति से वंचित होना पड़ेगा। लेकिन यहां पर ब्रिटिश सरकार ने इसको चेंज कर दिया। चेंज ये क्या कि अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो आपको पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं होना पड़ेगा। तो लोगों के मन में ये घर गया, ये ईसाई के प्रचार के लिए या ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए ये कानून लाया गया है। इसमें पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं होना पड़ेगा। धार्मिक अयोग्यता कानून 1850। तीसरा पॉइंट पर आइए। पुराने जमाने में था कि जेल में जो भी जेल गया वहां पर स्वयं का बर्तन ले जाते थे। अपना गिलास रहता था, अपना थाली रहता था। लेकिन सरकार, हो सकता है सरकार का मंशा सही हो कि हम एकरूपता ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, एकरूपता ला देंगे इसमें। तो जेल में लिख लें पहले आप, जेल में स्वयं का बर्तन पर प्रतिबंध लगाया, स्वयं का बर्तन ले जाने पर। तो मंशा सही होते हुए भी समाज का एक वर्ग इससे नाखुश हो गया। उसे ये लगा कि वो जो पारंपरिक हमारी सोच है, जो मान्यताएं हैं, उसको ये ध्वस्त कर रही है ब्रिटिश सरकार। तो इसके बाद एक और पॉइंट क्या हुआ धार्मिक प्रचार में कि 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, उसके तहत यह दिया गया कि ईसाई यहां पर प्रचार कर सकते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। समय मिला तो हम चार्टर एक्ट जितना है उसको हम क्रमवार रूप से कभी पढ़ा देंगे। चार्टर एक्ट तो ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इसमें देखिए आगरा में इसके लिए प्रिंटिंग प्रेस खोला गया, और वहां पर आगरा में प्रिंटिंग प्रेस, और वहां पर पुस्तिका, ईसाई धर्म से संबंधित पुस्तिका छापा गया। तो समाज के एक वर्ग को नाखुश कर दिया गया। इतना ही नहीं, 1837 में भीषण अकाल पड़ा था। उसमें ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे भीषण अकाल पड़ा था, बहुत सारे गरीब अनाथ को ईसाई धर्म में परिवर्तन कर दिया गया। और उन लोगों की कुछ भाषा भी ऐसे होने लगी, जैसे मेजर एडवर्ड थे, आप नाम भी लिख सकते हैं, हो सकता है आपको दे दें, ये किसका कथन है। मेजर एडवर्ड, इसका कथन था कि
भारत में जो हम लोग साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं उसका अंतिम लक्ष्य ईसाई धर्म का प्रचार है। लिख लें, अंतिम लक्ष्य ईसाई धर्म का प्रचार। स्क्रीन पर ना आ रहा हो कोई बात नहीं, हमारी आवाज से सुने। आप हमारी आवाज पर ज्यादा विश्वास करें। लेखन में हो सकता है कहीं स्पेलिंग या आपको पढ़ने में दिक्कत हो, तो आप हमारी आवाज, इसलिए हम लगातार बोलते भी जाते हैं साथ साथ कि आप हमारी आवाज सुन सुनकर लिखें। मेजर एडवर्ड कहा कि अंतिम लक्ष्य ईसाई धर्म का प्रचार है। ये आपको कथन में डाल सकता है कि किसका कथन है। इसी तरह हाउस ऑफ कॉमन्स में मेंजल्स थे, उनका कहना था कि यहाँ पर भारत में हमारा अंतिम जो ये है वो ईसाइयत का पताका फहराना है। ईसाइयत का पताका फहराना, लिख लें आप इसे, पताका फहराना डाल सकता है कुछ कथन में। ईसाइयत का पताका फहराना किसने बोला था, तो कहाँ बोला था? मेंजल्स साहब बोले थे, हाउस ऑफ कॉमन्स में मेंबर थे वहां के। तो ये सामाजिक और धार्मिक कारण हो गया। अब लास्ट एक तात्कालिक कारण है, इसमें जाते हैं, इसको मिटा देते हैं तो तात्कालिक कारण में जाएंगे। आइए दोस्तों, अब 1857 के विद्रोह में तात्कालिक कारण को समझते हैं। लंबे काल से अंग्रेज ब्राउन बेस राइफल का प्रयोग कर रहे थे। ब्राउन बेस राइफल का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार का कहना था कि ये अब उतना कारगर नहीं है और नया आ गया है एनफील्ड राइफल, अब इसका यूज होगा, एनफील्ड राइफल। उस जमाने में इसकी कारतूस उलविच शस्त्रागार में बनती थी। आप नाम लिखते थे, उलविच शस्त्रागार लंदन में है, वहां पर बनती थी। तो वहां पर इसका यूज हो रहा था। तो बाद में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि नहीं, ये एनफील्ड राइफल को भारत में भी यूज करेंगे, और भारत में इसका कारतूस दमदम आयुध कारखाना में बनाया जाने लगा। दमदम आयुध कारखाना, कारतूस, और इसका सप्लाई शुरुआत में आपको दमदम जो सेंट बेस में दिया गया था, सेंट बेस का नाम लिख लें, सेंट बेस में दिया गया था। दमदम, अंबाला, सियालकोट, ये 3 जगह इसका। इसमें एक अफवाह, इसका जो कारतूस था इसको दांत से तोड़ा जाता था, और इसमें ये अफवाह फैलाई गई या सच्चाई जो भी हो, इसमें कोई भी मुतमईन से नहीं बता पा रहा है। इसमें जो प्रतिबंधित जानवर है उसकी चर्बी लगाई गई थी, प्रतिबंधित जानवर की चर्बी लगाई गई थी। इसके कारण बहुत सारे सैनिक इससे भड़क गए कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, और ये ही तात्कालिक कारण था। जो असंतोष की जो पूरी की पूरी, आप हम इतना बताए, यहाँ पर असंतोष का पूरा जमावड़ा था, और यही एनफील्ड राइफल का जो कारतूस हुआ, ये चिंगारी का काम कर दिया, और पूरे देश में विद्रोह की क्रांति लहर फैल गई। तो ये कारण रहा दोस्तों। आज के सेगमेंट में हम 1857 के विद्रोह के कारण पर गए। अब हम इसके विस्तार में जाएंगे कि कैसे कैसे इसका विस्तार हुआ। तो ठीक है दोस्तों, ये सेगमेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।